में हम लोग पढ़ेंगे मौर्यन आर्ट के बारे में। और मौर्यन आर्ट का क्या है मामला, ये जो है ये सीधे सीधे समझिए मेंस के लिए है, बीपीएससी मेंस। तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं जो प्री की परीक्षा देना चाहते हैं 71 का। उनको फ़ायदा क्या होगा, जैसे ये पूछता है मधुबनी आर्ट कहाँ से संबंधित है, या फिर मौर्यन आर्ट का कोई ऐसा पूछ लेगा कि उसमें कोई खास चीज़ देखे कि मौर्य राजप्रसाद कहाँ है, इस तरह का। तो ठीक है, तो 3 चीज़ पढ़ना है, पटना कला, मौर्यन आर्ट और पाल आर्ट। तो इसमें पटना कलम का वीडियो हमने डाल दिया है, मौर्यन आर्ट का भी पढ़ लेते हैं और पाल आर्ट का इसके बाद डाल देंगे। इसके बाद प्रॉपर मेंस की तैयारी जो हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का, वो शुरू करेंगे। वो 71वीं बीपीएससी की तैयारी करने वाले, प्री की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होगा और मेंस की तैयारी करने वालों के लिए भी। तो चलिए मौर्यन आर्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो किस तरह के यहाँ सवाल आते हैं, ये हैं, ये देख लीजिए। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंधों पर प्रकाश डालिए। ये प्रीवियस ईयर पेपर जो है क्वेश्चन वो आया हुआ है, उसी का हमने वो डाल दिया है कि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उससे इन सवालों का जवाब हम लोग दे सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है मेंस में। मौर्य काल पर प्रकाश डालिए तथा बिहार में इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मौर्य कला के एवं स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। मौर्य काल की प्रमुख विशेषताओं का आलोचनात्मक परिरक्षण कीजिए। ये तरह का सवाल है। चलिए आगे चलते हैं। तो ठीक है, अभी शुरू करते हैं मौर्यन आर्ट। तो ये है, तो मौर्यन आर्ट को आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि मौर्यन आर्ट कौन सा आर्ट होगा, जो मौर्यों के समय में चंद्रगुप्त मौर्य जिस वंश को शुरू किया ना, उस समय के वंश से लेके और जो बृहद्रथ तक जो थे मौर्य लोगों के समय में जो परंपराएं थी आर्ट की, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ठीक, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले क्या है, मौर्यन आर्किटेक्चर कैन बी डिवाइडेड इनटू, तो अच्छा हिंदी में ही है, तो एक ही स्लाइड अंग्रेजी का है, बाकी सब हिंदी में ही है। तो मौर्यन आर्ट है उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, है ना। पहला कोर्ट आर्ट जिसको दरबारी कला बोलते हैं, दरबारी कला, और दूसरा है पॉपुलर या लोक कला। कोर्ट आर्ट को पिलर्स, स्तूप और पैलेसेस, भवन में बांट सकते हैं, स्तंभ में बांट सकते हैं, स्तूप, ये सभी चीज़ों में बांट सकते हैं। और उसी तरह लोक कला में केव्स, जो गुफा है वो, पोएट्री मतलब मिट्टी के बर्तन हैं वो, और स्कल्पचर जो मूर्तियां हैं वो, उस बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चलिए, स्कल्पचर क्या है ना, जो मूर्ति कला है उसके बारे में कहा गया। और पोएट्री क्या है, पोएट्री मिट्टी के बर्तन है। इस समय में काले पॉलिश बढ़िया एकदम बर्तन पाए गए हैं, जिसको NB नॉर्थ ब्लैक पॉलिश पोट्रे वगैरह बोलते हैं। फिर है व्हाट इज मौर्यन आर्ट। चलिए, तो मौर्यन आर्ट क्या है, यहाँ से शुरू करते हैं। पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले और लिखने से पहले आपको उसके बारे में लिखना है कि मौर्यन आर्ट पूछा, कुछ भी पूछे तो सबसे पहले मौर्यन आर्ट बताना है कि क्या है। तो मौर्यन कला जो है, मौर्यों के समय में जो विकसित हुई कला, चाहे स्थापत्य, चाहे स्तूप, चाहे बाकी की कलाएँ, मूर्ति, ये सभी को मौर्यन आर्ट कहते हैं, जो मौर्यों के समय में जो कलाएं विकसित हुई। ठीक, कला क्या है, अपने भावनाओं का भौतिक प्रदर्शन ही कला है। भावना, मान लीजिए मूर्ति बनाने की, भगवान के प्रति है तो भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। मान लो कोई चित्र की भावना है तो चित्रकारी कर रहे हैं ना, जो सोचते हैं उसका प्रकटीकरण ही कला है। अब आगे चलते हैं। आपको जैसा बताया गया कि ये 2 प्रकार के हैं, दरबारी कला और लोक कला। दरबारी कला में क्या आता है, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में मौर्य राजप्रसाद जो पटना के कुम्हरार में है। तो ये ध्यान रखना है। पहला ये कैसे लिखना है वो ही लिखा हुआ है कि पहले लिखना है मौर्य कला के बारे में, उसके बाद लिखना है कि कला को 2 भागों में बांटा गया है। दरबारी कला, दरबारी कला में कौन कौन सा है, एक स्थापत्य कला है जिसमें मौर्य राजप्रसाद है, जिस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया है, यह कुम्हरार में है। इसका जिक्र कौटिल्य ने भी किया है और मेगास्थनीज ने भी किया है। तो ये ध्यान रखना है। 84 लाख खंभों का अभी जो अवशेष पाया गया है, इसमें बताया गया कि 84 लाख खंभे थे, 84 लाख था, 84,000, थोड़ा कंफर्म कर लीजिएगा। और अभी बहुत कम पिलर का अवशेष बचा हुआ है। और इस मौर्य राजप्रसाद में मौर्य का जो भवन था उसमें चारों तरफ से दीवारें थी और दीवारों में 64 द्वार था, और साथ में चारों तरफ से लकड़ी से घेरा हुआ था, जिसमें छिद्र बनाया हुआ था, तीर चलाने के लिए छिद्र बनाया हुआ था। इतना ही नहीं, इस मौर्य राजप्रसाद के चारों तरफ 60 फीट गहरा और 600 फीट चौड़ी खाई खोदी गई थी, है ना, ट्रेंच खोदा गया था।
ऐसे इसका अंग्रेजी में एक नाम मोट बोलते हैं, मोट, जो सुरक्षा की दृष्टि से खाई खोद देते हैं ना, तो उसी को मोट बोलते हैं। चारों तरफ लकड़ी के दीवार चलाने के लिए तीर चलाने के लिए छेद थे। छत और फर्श, इसका विशेषता क्या था? छत और फर्श लकड़ी का बना हुआ था। इसका फायदा क्या है? इससे ये पता चलता है कि जो लकड़ी की कला थी वो मौर्य काल में अपने उत्कृष्ट समय में थी, बहुत अच्छा था। और इसका जिक्र कहाँ है? इंडिका और अर्थशास्त्र में है। मेगास्थनीज की इंडिका और कौटिल्य अर्थशास्त्र। ये मौर्य राजप्रसाद जो कुम्हरार में है उसका एक चित्र डला हुआ है। जब आप चित्र देखते हैं तो आपको एक ज्ञान हो जाता है, पता रहता है, एक दिमाग में छवि बन जाती है। तो ये जो अवशेष है मौर्य राजप्रसाद का, इसके जो फर्श थे वो लकड़ी के थे और छत भी लकड़ी का था। ये अभी कुछ बचा हुआ है। ये कुम्हरार पटना में है, और कुम्हरार गांव था, अब तो शहर हो गया है। चलिए अब क्या है, आप जो पढ़ रहे हैं अभी, जो हमने बताया कि दरबारी कला में सबसे पहले कौन सा कला आया था? दरबारी में स्थापत्य। अब दूसरा है स्तंभ की कला। स्तंभ का मतलब होता है पिलर, अंग्रेजी में पिलर बोलते हैं, और स्तंभ की कला। ठीक, अब ये कुछ स्तंभ हैं, इसको आप देख लें। ये स्तंभ ये बना हुआ है। अब क्या होता है, आर्ट में हमको पढ़ना क्या है? इस स्तंभ के बारे में आपको बाकायदा एक फिगर बनाना होगा और पूरा डिस्क्राइब करना होगा। तो क्या बताना है? एक फिगर बनाएंगे कलम से, पेंसिल से, जिसे भी बनाना है, और पूरे सभी चीज़ों को बताएंगे। स्तंभ कला क्या है? तो स्तंभ का क्या है, खंभों के ऊपर, जो पत्थर के खंभों के ऊपर जानवरों की मूर्तियां लगाई जाती थी। ये स्तंभ या तो संदेश देने के लिए होता था या धर्म प्रचार के लिए होता था। तो पहले स्तंभ के बारे में जान लेते हैं, फिर इन चीज़ों को जानेंगे। इसको लाट बोलते हैं। ठीक, स्तंभ का जो मेन हिस्सा है, ये जो आप देख रहे हैं, इसको लाट बोलते हैं। ठीक है, इस लाट के बाद आता है ये जो हिस्सा है, ये जो देख रहे हैं आप बना हुआ, 2-3 जो बना हुआ है डिजाइन, इसको मेखला बोलते हैं। इसको लाट, ये जो डिजाइन दिख रहा है, जो उल्टा कमल है उसके नीचे, इसको मेखला। ये है उल्टा कमल, और इसके ऊपर है ये चौकी, और इसके ऊपर है जानवरों का स्टैचू, मूर्ति है ना, जानवर की आकृति। कोई भी जानवर हो सकता है, जैसे बैल हो सकता है, जैसे पशु पक्षियों की आकृति होती है, जानवर, बैल हो सकता है, शेर हो सकता है, और भी दूसरी चीज़ें हो सकती है, हाथी हो सकता है। ये देखिए, तो इसका कुछ तस्वीर जो है हमने इस यहाँ डाल दिया ताकि आपको ध्यान में रहेगा। ये देखिए, ये स्तंभ कला है, ये वैशाली में जो पाया गया था। ठीक, ये ध्यान से देखिएगा, ये मेखला है, ये उल्टा कमल है, ये चौकी है जिस पे जानवर है। तो ये ध्यान करके डालना है। फिर स्तंभ कहाँ कहाँ पाए गए, वो हमने आपको डाल दिया है। आपको सिर्फ ये लिखना रहता है कि कहाँ कहाँ पाए गए हैं, वो लिख देना है। बाकी ये फिगर आपको ध्यान रखने के लिए है कि कौन सा स्तंभ कहाँ है। फिगर देखिएगा तो आपका ध्यान रहेगा। स्तंभ कहाँ कहाँ पाए गए हैं, तो लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ यह है, देखिए साइड में हमने लगा दिया है। नंदनगढ़ में जो स्तंभ है उसका, लौरिया नंदनगढ़, पश्चिम चंपारण में। ये लौरिया अरेराज है, इसमें स्तंभ है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका देख रहे हैं चिकनाई कितना धाकड़ है, जो घिसा हुआ है। हाँ, इसमें लिखना भी है कि ये लाट है। लाट जो है नीचे से मोटा और ऊपर थोड़ा पतला हो जाता था। फिर उसके ऊपर एक मेखला होती थी, मेखला के ऊपर उल्टा कमल, और उल्टा कमल के ऊपर चौकी होता था जिस पर पशु की आकृति हुआ करती थी। ये लौरिया नंदनगढ़ का है, ये लौरिया अरेराज का है। ये देखिए कितना धाकड़ चिकना है, एकदम शीशे की चमक जैसी है इसकी चमक, ये पॉलिश जो है धाकड़ किया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ जो है ना स्तंभ कला में और मूर्ति कला में इनका पॉलिश, मौर्यों का जो पॉलिश था ना, जिसको ओप कहते हैं, ये लिखना, ये टेक्निकल वर्ड है कि मौर्यों के समय में बहुत अच्छा था फिनिशिंग, जो इनका पॉलिश का कला था बहुत शानदार था, जिसे ओप कहते हैं। लेकिन वो अब विलुप्त हो चुका है, ओप की जो भी है वो विलुप्त हो चुका है ये कला। ये रामपुरवा में जो पाया गया है, ये देखिए कितना धाकड़ चिकनाई है। ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, ये रामपुरवा में पाया गया था। देख लीजिए, बुल कैपिटल बोलते हैं इसको। जहाँ सिंह है, शेर है, वहाँ सिंह का लैंड कैपिटल। एक है दिल्ली मेरठ, मतलब ये है कि मेरठ में असली में पाया गया था, लेकिन बाद में इसको दिल्ली लाया गया। ये देखिए एक स्तंभ है, ऊपर का हिस्सा गायब है। यह इलाहाबाद वाला, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। ठीक, इसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के भी कुछ संदेश उकेरे हुए हैं। इलाहाबाद वाला ध्यान रखिएगा। सब सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा ध्यान रहे कहाँ कहाँ पाया गया था, दिखने में कैसा। रूमन दे, ये नेपाल में है, वहाँ का अभिलेख।
फिर ये दिल्ली टोपरा, टोपरा का है, दिल्ली लाया गया बाद में। ये जो स्तंभ आप देख रहे हैं, देखिए कितना शानदार पॉलिश है इसका। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए सारनाथ का जो है ये राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है, और साथ में ये भी ध्यान देना है कि आजकल राजकीय चिन्ह जो है हमारा यही है, 4 ठो सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं अगले पांव पर। ये देखिए बैल की आकृति लगी है और ऊपर शेर है। अब है स्तूप कला, तो हो गया स्तूप के, स्तंभ कला हो गया, स्तंभ के बाद अब स्तूप की कला है। स्तूप की कला क्या है तो आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल में क्या क्या है, स्थापत्य, स्तंभ, स्तूप। स्तूप में आपको एकदम अच्छे से ध्यान कर लेना है कि आपको ये फिगर बनाना होता है कि वो दिखता कैसा है। जितना आप अच्छा फिगर बनाएंगे तो उससे आपको नंबर अच्छा मिलेगा। तो स्तूप का जो प्रेरणा है, जो आप वहाँ सवाल में था कि मौर्यों से बौद्ध धर्म से कैसे प्रभावित है, तो जो स्तूप की कला है ओरिजिनल में बौद्ध से ही प्रभावित है। स्तूप की जो कला थी वो इसीलिए शुरू हुई थी कि बौद्ध बुद्ध जो थे उनका जब डेथ हुआ तो उनके जो रिलिक्स अवशेष थे ना, उस अवशेषों के ऊपर ही जो आकार बनाया गया, जो आकृति बनाई गई, जो ढांचा बनाया गया, वही स्तूप कहलाने लगा, बौद्ध स्तूप। पहले ये 8 थे, है ना, 8 थे, लेकिन अशोक के समय में कहते हैं कि 84,000 स्तूप बनाए गए। और 84,000 स्तूप ना क्या किया कि पुराने स्तूपों से जो भी उनका रिलिक्स था उसको निकाला और निकाल के 84,000 जगहों पे बनाया। सबसे अच्छा उत्कृष्ट नमूना स्तूप का अभी सांची में, मध्य प्रदेश का जो सांची है वहाँ है। और वो कैसा दिखता है, स्तूप का जो जनरल डिजाइन होता है अलग अलग तरह के हो सकते हैं थोड़े, मतलब मूल चीज़ यही होता है। इसमें ध्यान रखना है, सारे चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये जो रेलिंग देख रहे हैं इसको वेदिका बोलते हैं, वेदिका मतलब रेलिंग। तो सबसे बाहर वेदिका होती थी, स्तूप के बाहर रेलिंग होगा, उसके अंदर एक प्रदक्षिणा पथ होगा यहाँ घूमने के लिए, यहाँ पर ये इसके अंदर नीचे में प्रदक्षिणा पथ होगा, आपको ध्यान रखना है थोड़ा, ये प्रदक्षिणा पथ। उसके ऊपर क्या होगा, ये मेढ़ी होगी, अंदर एक चबूतरा बना होगा जिसे मेढ़ी बोलते हैं, मेढ़ी। ठीक, इसके बाद क्या होगा, मेढ़ी के ऊपर ऊपरी प्रदक्षिणा पथ होगा, मतलब यहाँ भी घूमने के लिए ये बनाए होंगे, चबूतरे के ऊपर भी ऊपरी प्रदक्षिणा पथ, और यहाँ भी एक वेदिका रेलिंग है। और निचले प्रदक्षिणा पथ से ऊपर जाने के लिए सोपान, सीढ़ी लगा होता है, तो सीढ़ी होता है, ये ध्यान रखना है। उसके ऊपर क्या एक अंडज बना होता है, चबूतरे पर अंड बना होता है, अंड की आकृति का, है ना, अंडा जैसे देख रहे हैं थोड़ा गोल है, तो ये अंडज, अंड बोलते हैं इसको, अंड, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं अंड। ये लिखना है आपको कि स्तूप की आकृति क्या है इसके बारे में। और बौद्ध से कैसे प्रभावित है अभी बता देते हैं। एक तो हमने बताया कि बुद्ध के रिलिक्स के ऊपर ही बनाए गए हैं, अवशेष के ऊपर। दूसरा, इनके जो चित्रकारी वगैरह किया गया है इसके ऊपर, मूर्ति कला या जो भी कलाएं हैं, वो बुद्ध के पुनर्जन्म को या बुद्ध के संदेशों को दर्शाता है। ये स्तूप में जो भी आप वहाँ कला देखते हैं वो। इसके बाद क्या होता है, अंडज के ऊपर ये देख रहे हैं एक छत जैसा ये मुड़ेरा बना हुआ है, इसको बोलते हैं हर्मिका। हर्मिका, हिंदी में हर्मिका ऐसा, और अंग्रेजी में हर्मिका। और इसके ऊपर एक डंडा लगा हुआ है, डंडा को बोलते हैं एसटी। एसटी अरहुआ, मतलब संस्कृत जैसा कुछ शब्द है, एसटी मतलब छोटा डंडा को अरहुआ, हम लोग जो गांव में बोलते हैं अरहुआ, पैना, ये सब वही एसटी कहला रहा है यहाँ। तो ये है डंडा जो लगा हुआ है, एसटी है। इसमें जो आप देख रहे हैं ये छत जैसा, ये छत्र है लगा हुआ, छत्र, ये है एसटी और ये है छत्र। एक से अधिक छत्र है इसलिए इसको छत्रावली बोलते हैं। एक छत्र को छत्र बोलते हैं, एक छाता को छत्र, एक से ज़्यादा को छत्रावली। तो ध्यान रखिएगा इसका, ये आपको फिगर ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या क्या हिस्से है वो बताना है। साथ में 1-2 लाइन ये बताना है कि ये बौद्ध से इसलिए प्रभावित है कि इसके ऊपर बुद्ध के रेलिक्स, अवशेष के ऊपर बनाया गया है। दूसरा, इसमें जो कला प्रदर्शित किया गया है वो बुद्ध के पूर्ण जन्म को दिखाता है, बुद्ध के पूर्व जन्म के कहानी को दिखाता है, या बुद्ध से संबंधित कलाएं हैं, जैसे उनके माँ का स्वप्न दिखा जा रहा है ना, हाथी वगैरह दिख रहे हैं, बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, कोई महानिष्क्रमण का प्रतीक है। तो ये तीसरा, बुद्ध की पूजन या बुद्ध से संबंधित। चौथा है या तो संदेश वगैरह, बुद्ध का जो संदेश है वो वगैरह चित्रित किए गए हैं। और साथ में ये भी बताना है, ये 3 छत्रक हमेशा होते हैं स्तूपों में। ये तय क्या बताता है, त्रिपिटक। बुद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है ना, उसी का ये सिंबल है। बुद्ध
धम और संघ, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। बुद्ध धर्म और संघ का जो है ना उसी का प्रतीक है ये। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, स्तंभ के बाद स्तूप आया, स्तूप के बाद अब गुफा, ये चारों कलाएं आपको ध्यान रखनी है। और साथ में देखिएगा चित्रकारी बहुत उत्कृष्ट किया हुआ है। अब है गुफा कला। गुफा कला पहले तो चैत्य और बिहार समझ लीजिए, है ना। जहाँ बौद्ध का पूजा स्थल है उसे कहते हैं चैत्य, और जो रहने की जगह है बौद्ध भिक्षुओं की वो है बिहार। ये बस ध्यान रखना है। और गुफा कला में कहाँ कहाँ इनकी गुफाएं पाई गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गुफाएं आपको बड़ावर की गुफाएं, नागार्जुन गुफाएं, राजगीर में और उड़ीसा में और भी जगह पाई गई हैं, लेकिन ये मुख्य जगह है जहाँ गुफाएं पाई गई है। ये गुफा जो पाई गई है लोमस ऋषि की गुफा, जो गया में बड़ावर जो गुफाएं हैं उसमें आप देखिए कि इसमें जो पहाड़ों के बीच में काट के इतना अच्छा दरवाज़ा वगैरह बनाया गया है, ये द्वार बना हुआ है। तो अच्छा, ये ऊपर नहीं बताया, ये जो देख रहे हैं ये द्वार है, तोरण द्वार। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है? ये जो है ये तोरण द्वार है। तोरण का मतलब एक सजा हुआ बढ़िया सा द्वार को तोरण द्वार बोलते हैं। दरवाजा ही होता है पर उसमें एक बढ़िया सजावट हो जाए, नक्काशी हो जाए तो उसको तोरण द्वार बोलते हैं। तो यहाँ भी देखें, यहाँ जो गुफा है, गुफा की देख रहे हैं बहुत अच्छा डिजाइन, बहुत अच्छा कटिंग। तो ये जो पत्थरों की कला है जो यहाँ भी उत्कृष्ट नमूना है, मूर्ति कला का तो नहीं, लेकिन जो स्थापत्य का कला है, जो गुफा की कला है वो बहुत अच्छा है। ये कहाँ कहाँ पाई गई है? बड़ावर, नागार्जुनी, राजगीर, उड़ीसा, है ना, इन सभी में। आप जो ये गुफा देख रहे हैं ना, ये वाली, ये देखिए असल में है कहाँ? ये जो गया के अंदर जो गुफा है वो इस तरह की है। देखिए ये वाली गुफा भी हम लोग ऊपर देख रहे थे। फिर ये एक गुफा है, ये देखिए पूरा पहाड़ है। इसी के अंदर सोचिए मौर्यों ने काट काट के, मौर्य साम्राज्य के अंदर जो भी लोग रहते थे उस समय कलाकार थे, उन्होंने बताइए कैसे किया होगा, और इतना चिकना, इतना अच्छा। उसके बाद आता है मूर्ति कला। ठीक, अब लोक कला के अंदर हम लोग आ गए। यहाँ से आ गया कहाँ? ऊपर तक तो थे दरबारी कला, यहाँ से हम लोग लोक कला दूसरे हिस्से को पढ़ेंगे। और लोक कला में क्या क्या आता है? मूर्ति कला। मूर्ति कला में क्या है? पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई है, धातु की मूर्ति यहाँ नहीं पाई गई हैं। मृण मूर्तियों का विषय क्या है? पशु, पक्षी, खिलौना। ये जो मृण मतलब मट्टी, मट्टी के मूर्तियों का विषय क्या है? ज़्यादातर पशु हैं, पक्षी हैं, खिलौना है और मानव है। यही सब है मूर्तियों का विषय जो मौर्य साम्राज्य के अंदर था। कोई धार्मिक मूर्ति नहीं मिली है, गैर धार्मिक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता कि बहुत उन्होंने कोई बड़ी देवी का या ऐसा कुछ बनाया हो। और जो पत्थर की मूर्तियाँ बनाई गई है वो बलुआ पत्थर की मूर्तियाँ हैं। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मथुरा से लाया गया था बलुआ पत्थर। उसी बलुआ पत्थर की मूर्ति या स्तंभ बना हुआ है, जिसका घिस घिस के चिकना इतना अच्छा कर रहे हैं वो लोग। तो इस कला में वो काफ़ी निपुण थे, जिसको आप याद रखिएगा, उसको ओप कहते हैं, जो घिस के चिकना करने की कला उनकी है। अब है, जिस तरह आपको पता था स्तंभ कहाँ मिला, वहाँ था मूर्तियाँ कहाँ मिली। और मूर्ति कला में क्या क्या है? ये जो शेर वगैरह बना रहे हैं स्तंभ के ऊपर, ये सभी शामिल है। तो आप देखिएगा कि मूर्तियों का विषय क्या है? शेर वगैरह सभी चीज़ें हैं, है ना। स्तंभ कला में जो मूर्ति बन रहा है, मूर्तियाँ कहाँ कहाँ मिली? पाटलिपुत्र जो अभी पटना कहलाता है, वैशाली जिसके वसाड़ में मिला है, तक्षशिला में मिला है, मथुरा में मिला है, कौशाम्बी, अहिन छत्र, सारनाथ, इन जगहों में क्या मिला है? मूर्तियाँ पाई गई है। और मूर्तियाँ देखना कि मूर्ति किस तरह का। एक तो मूर्ति ये है स्तंभ वाली, ये ना, ये जो वैशाली में है, सिंगल लाइन कैपिटल बोलते हैं, है ना, लाइन कैपिटल। मज़ेदार बात यह है ना कि अगर पटना आप ना NMCA जाइएगा या अगम कुआं जो माँ शीतला का मंदिर है, वहाँ जो ओवरब्रिज है ना, रोड ओवरब्रिज ROB, उसके ऊपर एक किस तरह का स्तंभ लगाया है, सीमेंट से बना के ऐसा ही स्तंभ बनाया, ऐसा फोटोकॉपी बनाया है कि भाई मत ही बनाओ, नकली ऐसा बनाया है। ऐसा कला प्रदर्शन नहीं करे तो ठीक है। तो आप देखिएगा ROB ब्रिज के ऊपर ना तिराहा है, तिराहा के ऊपर उन्होंने इस तरह का लगाया, ऐसा सीमेंट का बनाया है नकली कि भाई अरे पाप कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। फिर मूर्तियाँ कहाँ मिली इसका ध्यान रखिए। पाटलिपुत्र, वैशाली, तक्षशिला, मथुरा, कौशाम्बी जैसा बताया था, ये मूर्तियाँ हैं। ये जो दीदारगंज से मूर्तियाँ मिली है उसका एक फ़ोटो लगा दिया, आपको ध्यान रहेगा कि देखिए ये यज्ञ यक्षिणी की मूर्ति है, यज्ञ यक्षिणी की। ये हाथ में चंवर लिए हुए है, एक हाथ तो कटा हुआ है। ये देखिए इनका नितंब, नितंब निवच बच दिखाया गया है, नितंब नीचे दिखाया गया है। इससे क्या है पता चल रहा है कि जो इनकी नारी का नारीत्व या मनुष्य का वो दिखाने का प्रयास किया, भाव भंगिमा दिखाने का प्रयास किया गया है। पतली कमर, एकदम ऊंचा नितंब, चौड़ा नितंब, है ना, ऊपर से पहनावा, ये ऊपर से माला, तो बहुत अच्छा श्रृंगार किए हुए है और साथ में मूर्ति शानदार है। तो ये दीदारगंज से मूर्ति मिली थी, यज्ञ यक्षिणी की मूर्ति। चलिए आप भी मूर्तियाँ दिखाते हैं।
ये देखिए, ये जो है लोहानीपुर में मिला है मूर्ति, वो वाला लोहानीपुर टॉर्सो, ये म्यूजियम में रखा हुआ है, पटना म्यूजियम में रखा हुआ है। लोहानीपुर से टॉर्सो बोलते हैं ऊपर का हिस्सा जो होता है, शरीर के ऊपर का हिस्सा, ये इसको भी ध्यान रखिए, लोहानीपुर से भी मिली थी। ये टेराकोटा की मूर्तियाँ, मूर्ति का है ना। अब आइए मूर्ति कला कहाँ कहाँ से मिली, तो मूर्तियाँ तो आपको दिखा दिया, अब टेराकोटा की कुछ मूर्ति है उसको भी देख लीजिए। तो ये जो टेराकोटा का मामला है, ये देखिए, टेराकोटा और मिट्टी की मूर्तियाँ पाई गई है। टेराकोटा बोलते हैं, पका हुआ मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। और ये देख लीजिए, ये टेराकोटा की मूर्तियाँ पाई गई है, एक बताते हैं कि देवी की मूर्ति है। ये सब जो देख रहे हैं टेराकोटा मूर्तियाँ भी पाई गई है। चलिए ऊपर चलते। अब है हस्तशिल्प। आप तो देख लिए, लोक कला में भी देख लिया, मूर्ति वगैरह भी देख लिया, और स्थापत्य कला भी, राजदरबार वाली कला भी देख लिया। अब आ जाइए मिसलेनियस जो हैंडीक्राफ्ट है, हस्तशिल्प। मूर्ति कला को स्कल्पचर बोलते हैं अंग्रेजी में, और इसको हस्तशिल्प को हैंडीक्राफ्ट। तो कच्ची धातु को निकालना और गलाना ये लोग सीख गए थे। ये ध्यान रखना है कि कच्चा धातु को निकालना और गलाना सीख गए थे। मेगास्थनीज जो उस समय का वो आया था दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसने सोना, चांदी, तांबा, लोहा के खान के बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि यहाँ लोहा, तांबा, चांदी का खान है। और इसका उपयोग किस चीज़ में लिए होता है? आभूषण के लिए होता है, हथियार के लिए होता है, सिक्के बनाने के लिए होता है, बर्तन बनाने के लिए होता है। तो ये जो इतना जो चीज़ें हैं, तो आपको ये याद रख के लिखना है कि उस समय में सोना, चांदी, तांबा का उपयोग होता था, है ना। उसने मेगास्थनीज जैसा बताया कि हाँ खाने हैं जिसका इस्तेमाल आभूषण के लिए, हथियार और सिक्का, बर्तन वगैरह के लिए होता था। अब देखिए काष्ठ शिल्प का विकास। अब दूसरा हिस्सा है काष्ठ शिल्प, मतलब लकड़ी। काष्ठ मतलब लकड़ी का। जैसे ही हमने शुरू में बताया था कि मौर्य राज्य प्रसाद जो कुम्भरार में पाया गया, उसमें क्या है? फर्श और छत क्या है? लकड़ी का बनाया हुआ था। बहुत धाकड़ लकड़ी का, बहुत अच्छा था। पाया पत्थर का था, बाकी ऊपर और नीचे लकड़ी था। इससे पता चलता है कि लकड़ी की कला बहुत उत्कृष्ट थी यहाँ। फिर क्या क्या था यहाँ कपड़ों का भी उत्पादन होता था। रेशमी कपड़ों का होता था, जिसे रेशमी कपड़ों का होता था, मलमल वगैरह का भी होता था। मौर्य साम्राज्य के अंदर रेशमी कपड़ों का भी उत्पादन हो रहा था, मलमल का भी हो रहा था। दुकुल एक तरह का सफ़ेद वस्त्र था, ध्यान रखना है। दुकुल श्वेत वस्त्र जो थे, है ना, उसको दुकुल कहते थे। और छौम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र हुआ करता था, जो सफ़ेद कलर का एक वस्त्र होता था, उसको दुकुल कहते थे। और रेशमी वस्त्र का एक खास नाम छौम भी था। छौम का एक रेशमी वस्त्र जो उत्कृष्ट नमूना है। फिर है हस्तशिल्प में और क्या क्या था? हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बनाए हुए में। तो एक तो कपड़ा वाला समझ गए, साथ में औजारों वाला समझ गए, हथियार वगैरह समझ गए। अब है हाथी दांत पर भी लोग कलाकारी करते थे, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, अच्छा इसमें क्या थे? हाथी दांत पर भी कलाकारी करने वाले, संदेश बाकी चीज़ों को करने वाले लोग यहाँ थे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले भी थे, और चमड़े का काम करने वाले भी थे। और लोहा का काम हो रहा है तो लोहार भी होंगे। मिट्टी का, अगर पोटरे है, मिट्टी का बर्तन है, तो मिट्टी का बर्तन बनाने वाले थे। चमड़े का काम करने वाले भी थे। लोहा, तीर वगैरह बन रहा था तो लोहार भी होंगे। तो ये हुआ मौर्य कला। मौर्य कला के बारे में, और मौर्य पर बौद्धों का क्या प्रभाव है उसके बारे में, उसका स्तूप का स्टाइल, उसका संरचना, है ना, संदेश जो छपवाए गए। और कहते हैं कि अशोक ने उसको धर्म को अपनाया था, तो इस पर बौद्ध का प्रभाव दिखता है। अब है कि जो मौर्यन आर्ट है उसकी विशेषता क्या है? तो मौर्यन आर्ट की विशेषता ये है कि इनका जो घिसाई का और चिकनाई का कला था वो बहुत बढ़िया था। और बढ़िया क्या था? उसको ओप बोलते थे, ओप, जो कि बहुत धाकड़ कला था। पीछे आपने देखा कि कितना शीशे की तरह चमक रहा था। उत्कृष्ट मूर्ति कला, मूर्ति का आप देखे होंगे यज्ञ जो ऊपर हमने दिखाया, उससे पता चल रहा है कि बहुत अच्छा था। और जो स्तंभों के ऊपर आप जो जानवरों की आकृति देख रहे हैं उससे भी पता चल रहा है कि उत्कृष्ट मूर्ति कला था। यह विशेषता थी। कमर, नितंब और वक्ष, जो यज्ञ यक्षिणी हमने दिखाया उसमें आपने देखा होगा कि कमर बहुत अच्छे से दिखाया गया, बहुत पतला कमर, नितंब खूब ऊंचा बढ़िया, वक्ष खूब ऊंचा और बड़े वक्ष दिखाए गए हैं। और साथ में आभूषण पहना हुआ, जब ढेर सारा आभूषण पहना हुआ दिखाया गया है। अब ये तो हो गया कि ये क्या विशेषता है। अब है आलोचना क्या है इसकी। अब दिक्कत यहाँ है कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं। आलोचना क्या करते हैं? आलोचना करते हैं कि ये कला जो है ईरान से प्रभावित है। जिस तरह यहाँ मौर्यन थे उसी तरह उस समय सूसा साम्राज्य था ईरान में, ठीक। तो ये कहते हैं कि भाई जो यहाँ की मूर्ति कला या स्तंभ कला है किससे प्रभावित है? ईरान से। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं ना, ये
आकृति मवेशी की, ये जो सिंह बैठा हुआ है, ये सूसा साम्राज्य का है। तो आप देख लीजिए कि आप जो वहाँ बाघ खड़ा हुआ दिख रहा है इस भाव भंगिमा में, बाल में थोड़ा अंतर है और वो आगे के पैर निकाल के बैठा है, उसमें खड़ा किया हुआ है। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ये ईरान से प्रभावित है। तो ये इसकी आलोचना का मतलब विरोध नहीं करना है, आपको ये दिखाना है कि थोड़ा ये लोग जो थे यहाँ से कलाएँ लिए थे, है ना। आलोचना का मतलब है जो आपको त्रुटि लगे कि यार इनका नहीं है वो बताना है। ईरान से प्रभावित मूर्तियाँ और स्तंभ, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ आके 4 गो 3 गो पीठ पूरा जोड़ दिया है, और वो देखिए ये ईरान की मूर्ति है। और आप स्तंभों में देखेंगे तो इसी तरह एक दूसरे के उल्टे मुंह हैं, लेकिन यहाँ तो दूर में है, वो सटा के खड़ा किए हैं ऐसे। तो ये देख रहे हैं आप कि ये ईरान से प्रभावित है। आपको कुछ उदाहरण हमने इसका दे दिया है कि इसकी जो आलोचना है वो देख लें। और जैसे ही एक तो आलोचना है कि आलोचनात्मक कीजिए, तो 2 चीज़ें, और तीसरी चीज़ क्या है, जो हम लोग यज्ञ यक्षिणी वगैरह जो देख रहे थे ना ऊपर, इसमें एक समस्या ये है कि इन्होंने क्या किया है, इतना सारा गहना वगैरह पहनाया है जम के कि कभी कभी ऐसा है कि इनकी सुंदरता, असली शारीरिक सुंदरता दब जाती है और खाली गहना 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 दिखता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन देखने से तो ठीक लगा, पर एक लाइन आपको यह भी लिखना है। अब एक आखिरी सवाल, आलोचना अगर पूछ रहा है तो ये सब भी लिखेंगे। अब है कि बिहार से कैसे प्रभावित है ये, तो आप जो लिखेंगे बिहार प्रभावित है, तो जहाँ जहाँ बिहार में पाए गए हैं, ये जो बिहार में जहाँ जाइए देखिए, ये सब जो बिहार में पाए गए हैं ना, वो सब के बारे में लिखना है। क्या लिखना है, मौर्यन कला कहाँ पाया गया, तो पाटलिपुत्र में जो पाया गया राजप्रसाद कुम्हार वाला मामला, ये उनको बताना है, इसलिए बिहार से प्रभावित है। ये जो गुफाएं आप देख रहे हैं, गया में बड़ावर की गुफाएं हैं, नागार्जुनी गुफाएं हैं, यानी इनका अपना अपना नाम है गुफा का। 4 ठो गुफा है यहाँ, सुदामा गुफा है, लोमहर्ष गुफा है, इसी तरह करके अलग अलग ऋषियों के नाम पर अलग अलग गुफाओं का नाम है। तो ये बताना है कि इसलिए बिहार से प्रभावित है। फिर चंपारण के अंदर जो हमारा यहाँ का स्तंभ जो पाया गया है ना, उसके बारे में लिखना है कि इस वजह से ये मौर्य आर्ट यहाँ बिहार में कैसे प्रभावित कर रहा है। उसके बाद लकड़ी वगैरह का जो कला है जो वहाँ मौर्य वाले में पाया गया है, तो इन चीज़ों को बताना है ना। और साथ में कुछ चीज़ बुद्ध के बारे में भी लिखना है कि बुद्ध को ज्ञान प्राप्त गया में हुआ था, है ना, गया में ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उस वजह से प्रभावित है। तो इन चीज़ों को करके आपको लिखना है। तो अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो आर्ट कला संस्कृति का जो क्षेत्र है उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे बाल कला पढ़ेंगे। और 1-2 चीज़ और, एक तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऐसा निवेदन है। और कुछ सुधार हमें करना हुआ आपको बताते वक्त या बोलते वक्त, तो आप कमेंट में या जैसे चाहें थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे। सभी अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।